हे एवरीवन, वेलकम टू लॉ अब इनिशियो। आज हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि वैसे तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, लॉ का पोर्शन बनकर। साथ ही में ऐसा होता है कि ये जीएस के पेपर में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है कि कुछ जो फैक्ट्स हैं वो आपको आने चाहिए। जैसे कि अगर हम पहला फैक्ट देखते हैं तो वो है एम एन रॉय जो थे वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार डिमांड किया था कि हमें राइट दे दें अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम करने का राइट दे दें इंडियंस को। ये बात पहली बार उठाई थी एम एन रॉय ने, और कब उठाई थी? 1934 में। जिस तरह के आजकल एग्जाम्स आ रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको नाम और ईयर दोनों याद हों। तो 1934 में एम एन रॉय लेकर आए इस चीज़ को। 1935 में क्या हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी, जो भारत को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रही थी, उसने भी ऑफिशियली डिमांड किया कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जानी चाहिए। 1938 में क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू ने इंडिविजुअली, ठीक है, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ आईएनसी किया था, लेकिन इंडिविजुअली उन्होंने भी ये बात कही कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन बन जाना चाहिए फ्री इंडिया का, और उसमें क्या होना चाहिए? किसी भी आउटसाइड का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ईयर याद कर लीजिए, 1934, 1935, 1938। ये आप तब भी लिख सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए एक सिंपल सा शॉर्ट नोट आया कि फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो कैसे डेवलप हुआ, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ से आप लिख सकते हैं। अच्छा, तो फिर इस डिमांड को फाइनली एक्सेप्ट करा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अगस्त ऑफर में, जो कि आया था 1940 में। इसके बाद क्या हुआ? क्रिप्स मिशन आया, जो कि टोटली फेल हो गया। हमारे यहाँ महात्मा गांधी जी ने इसे बहुत ज़्यादा अपोज किया। फिर फाइनली क्या हुआ? कैबिनेट मिशन आया 24 मार्च 1946 में, जब फाइनली हाँ इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया कि भारत अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएगा और वहाँ पे कोई भी बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस इस चीज़ में नहीं होगा। तो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो यहाँ पे टोटल मेंबर कितने थे? 389। इसको थोड़ा याद कर लीजिए। उसके बाद क्या हुआ? पार्टीशन हो गया। जब पार्टीशन हो गया तो इंडिया की तरफ से जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, मतलब हमें अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, तो अब लोग कितने रह गए? 299, ठीक है। तो इनिशियली 389 थे, पार्टीशन के बाद रह गए 299। प्रिंसली स्टेट्स के बारे में आप जानते होंगे कि जब भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ पे कुछ प्रिंसली स्टेट थे, उनको हमने कैसे इंटीग्रेट किया, ये सब चीज़ें आप जानते होंगे कि वल्लभ भाई पटेल ने कितनी ज़्यादा इसमें, उन्हीं का बेसिकली जहाँ देखा जाए तो सारा फोर्स उन्हीं का था कि उन्होंने ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स को भारत में इंटीग्रेट कर लिया। इसके बारे में आपने एक और चीज़ पढ़ी होगी, प्रीवी पर्सेस के बारे में। ये हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी एक टॉपिक है जिसको बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है। तो 70 लोग थे, कहाँ से? प्रिंसली स्टेट से। टोटल विमेन मेंबर कितनी थी? 15। इन चीज़ों को थोड़ा याद करते चलिएगा। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। जैसे ये चीज़ है, ये शायद अभी जब बिहार जुडिशरी का एग्जाम था तो शायद ये क्वेश्चन आया हुआ था कि फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसमें टेम्परेरी प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया था। उनका नाम क्या था? सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपको याद रखना है कि ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, ठीक है, और नाम क्या है? सच्चिदानंद सिन्हा। अच्छा, ये जो है सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, और ये जो प्रैक्टिस है कि सबसे ओल्डेस्ट मेंबर को ही इलेक्ट किया जाएगा एज अ प्रेसिडेंट किसी असेंबली का, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो ये प्रैक्टिस आई फ्रेंच प्रैक्टिस से, ये भी याद कर लीजिएगा। फिर बात आती है फाइनली 11 दिसंबर 1946 से रेगुलर काम होना चालू हुआ, और यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं उन्हें इलेक्ट किया एज अ प्रेसिडेंट। एस सी मुखर्जी जो थे उन्हें इलेक्ट किया गया एज अ वाइस प्रेसिडेंट, और जो बी एन रावत जी थे उन्हें इलेक्ट किया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। तो इन तीनों लोगों के नाम आपको याद होने चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं जो इलेक्शन हुआ था मेंबर्स का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो इनडायरेक्टली था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वो डायरेक्टली था, इनडायरेक्टली था, ये सब कुछ माइन्यूट डिटेल्स होती हैं, जो क्या होता है जब वो एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसे एक बार आप रीड कर लीजिए। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था यही बाद में हमारा प्रियम्बल बना, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, इसे प्रेजेंट किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। को कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वही प्रियम्बल था, प्रेजेंट किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। डेट याद रख लीजिए, कब प्रेजेंट किया? 13 दिसंबर 1946 को,
ठीक है। और बाद में क्या हुआ, इसे अडॉप्ट कर लिया गया, इस रेजोल्यूशन को फाइनली कब अडॉप्ट किया गया, जनवरी 22, 1947। तो इस डेट को भी याद कर लीजिए, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 13 दिसंबर वाली डेट। जो हमारा नेशनल फ्लैग था अडॉप्ट कब किया गया, 22 जुलाई 1947। नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग कब किया गया, 24 जनवरी 1950। अब देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 11 सेशन हुए थे, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, बहुत इजीली ऐसा होता है कि वहाँ आप भूल जाएंगे अपने सेंटर पे जाकर। तो कितने इसके सेशन हुए थे, 11। और कितना समय लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, तो वो था 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है। इतना समय लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम होने में। और कितना खर्चा आया, 64 लाख। जो 7 मेंबर थे वो प्रेजेंटेड थे कहाँ पे थे, ड्राफ्टिंग कमेटी में। मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी जिनका चेयरमैन कौन थे, बी आर अम्बेडकर जी, उसमें 7 मेंबर्स थे। कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे फाइनली अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। याद रखना है आपको, अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और उस समय इसमें क्या क्या चीज़ें थी, प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। अब कितने हैं, 12 शेड्यूल हैं। अब कुछ और फैक्ट्स हैं, जैसे कि जिसे हम कहते हैं परपोजिव कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो परपोजिव कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है हार्मोनियस रूल। हम हार्मोनियस रूल को अप्लाई करके परपोजिव कंस्ट्रक्शन का अप्लाई करते हैं। मतलब इसी रूल को, ये दोनों ही आप रूल को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब दोनों एक ही चीज़ हैं। और हार्मोनियस रूल हम कब पढ़ेंगे, तो ये जब भी हम देखेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में, तो वहाँ पे इस रूल का अप्लाई होगा। एक बड़ी फेमस लाइन है, आपको सबने सुनी होगी कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लेकिन ये कही किसने है, तो कही है विलियम ग्लैडस्टोन ब्लैकस्टोन ने, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये कब आया था फोर्स में, 2005 में। हमारे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, MC सीतलवर्ट। अब जैसे आप ये पढ़ रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो साथ ही में क्या करिए, देख लीजिए कि किस आर्टिकल में दिया हुआ है और प्रेजेंट में आपके कौन अटॉर्नी जनरल हैं। वोटिंग एज जो थी उसे रिड्यूस किया गया, पहले 21 ईयर्स थी, अब जैसे क्या है, अब 18 साल है, ठीक है। तो इसे रिड्यूस किया कब गया, 1989 में। और इसे जो रिड्यूस किया गया वो कौन से अमेंडमेंट से किया गया, तो वो था 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब नेशनल वोटर्स डे है जैसे 25 जैन, ये इजी है याद करने के लिए, पर अगर पढ़ा नहीं है तो ये गलत करके आ जाएंगे आप। तो ये था 26 जनवरी के जस्ट एक दिन पहले, 25 जनवरी। फाइनेंस कमीशन जो है उसे अपॉइंट किया जाता है हर 5 साल बाद, ठीक। उसके बाद एक चीज़ है, बैकवर्ड क्लास जो थी उसकी एक कमीशन आई थी, ठीक है। उसकी जो पहली कमीशन थी उसका नाम था काका साहेब कालेलकर कमीशन, तो ये आपको पता होना चाहिए। और पहले हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के, तो उनका नाम था सुकुमार सेन। तो ये कुछ फैक्ट्स थे। अगले वीडियो में और भी ज़्यादा फैक्ट्स होंगे जो कि आपके लाइक लीगल जी के, या आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में आ सकते हैं। थैंक यू।